हेलो अल्केन हेलो एरीन्स पॉली हेलोजन डेरिवेटिव। ये थी सेकंड बुक का पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक। लिखिए, हेलो अल्केन इज पोलर इन नेचर। तुम मत लिखो, तुम लिख लिया ना। हेलो अल्केन इज पोलर इन नेचर but it is insoluble in water. It is insoluble in water due to lack of hydrogen bond with water molecule. Due to lack of hydrogen bond with water molecule, but soluble in organic solvent. But soluble in organic solvent due to like dissolve like as well as van der Waals force of attraction. मीन्स किसका मतलब है, ड्यू टू लिख लिया, soluble in organic solvent due to like dissolve like as well as van der Waals force of attraction. ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या है, सॉल्युबल है, इसलिए क्योंकि ऑर्गेनिक में सॉल्युबल होता है, दोनों सेम जाति के हैं, इसलिए ये पोलर है पर वाटर में सॉल्युबल नहीं है क्योंकि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। तो क्वेश्चन आता है रीजनिंग कि हैलो अल्केन इज पोलर इन नेचर बट इनसॉल्युबल इन वाटर, वाई। हाँ, तो यहां पर एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखिए, अल्काइल हैलाइड इज पोलर इन नेचर, अल्काइल हैलाइड इज पोलर इन नेचर but insoluble in water, आंसर लिखो, अल्काइल हैलाइड does not form intermolecular hydrogen bond with water molecule. So it is insoluble in water. So it is insoluble in water. अब next point, melting and boiling point. Melting and boiling point of alkyl halide. Melting and boiling point of alkyl halide are greater than corresponding hydrocarbon with comparable molar mass. corresponding hydrocarbon with comparable molar mass. अब ये क्या होता है, देखो, जैसे हमने लिया CH3 और CH2 और Cl लिया, इसके मास है, कार्बन के कितना होता है 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन के कितना हो गया 1 इंटू 5 प्लस क्लोरीन का 35.5, तो टोटल करेंगे तो कितना हो गया 40, ये हो गया 24, 29 और ये 64.5, यानी इस कंपाउंड का मोलर मास कितना है 5। अब इसी का अगर मान लो हम ले लेते हैं हाइड्रोकार्बन जिसका मान C5 और या C4
और H10, तो लगभग इसके आसपास मोलर मास है इसका, पर इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये नॉन पोलर है और ये पोलर है। इनमें इनमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है और इसमें नहीं। तब पूछते हैं ऐसा क्यों होगा, तो आप बता सकते हो कि अल्काइल हैलाइड पोलर है और इसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, इसीलिए इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। लेकिन इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है किससे? अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, क्योंकि वो जो है वो इनसे ज़्यादा पोलर होते हैं, समझ गए, और वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना सकते हैं। तो लिखिए नीचे, melting and boiling point of alkyl halide is less than alcohol, carboxylic acid, aldehyde and ketone with comparable molar mass. The lower member of alkyl halide are gaseous. The lower member of alkyl halide are gaseous, like methyl chloride, methyl bromide, methyl chloride, methyl bromide, ethyl chloride, and some chlorofluoroethane, some chlorofluoromethanes, जिसको फ्रियोन कहते हैं, फ्रियोन, FREON। फ्रियोन का मतलब क्या होता है समझ लो। आपको पता है हमारा ओजोन लेयर ना डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो वो आपके रेफ्रिजरेटर या सेविंग क्रीम जो होता है फोम, उसमें वो प्रेजेंट होता है, वो जाता है तो ओजोन से ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसको कहता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका ट्रेड नेम है फ्रियोन, ठीक है। तो लिखिए, डेंसिटी ऑफ क्लोरोअल्केन is less than bromoalkane, is less than iodoalkane, ठीक है। यानी क्लोरो की डेंसिटी ब्रोमो से कम होती है, ब्रोमो से आयोडो की कम होती है। तो अगर हमसे पूछा जाए ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, तो क्या लिखोगे आप? लिखोगे RI ग्रेटर देन RBr इज ग्रेटर देन RCl इज ग्रेटर देन RF, ठीक है। ये डेंसिटी है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्कीन या अल्काइल हैलाइड, इसमें हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आपको पता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? ऑप्टिकल मतलब क्या होता है? मिरर, ठीक है।
ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है? मिरर। जैसे आपने देखा होगा कभी बचपन में हाथ में मिरर लेकर के किसी के चेहरे पे चमकाया है? बच्चे होते थे ना, ऐसे लाइट आता है किसी के चेहरे पे, ऐसे करते, रिफ्लेक्शन होती है लाइट। यहां भी ऐसे ही है। यहां है कि जैसे एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और लाइट आ रही है, तो ये नॉर्मल लाइट को हम नहीं लेते हैं, वहां पर लेते हैं पोलराइज लाइट। अब ये पोलराइज लाइट क्या होता है? तो देखो, ये एक होता है ट्यूब, जिसको कहते हैं निकोल प्रिज्म। क्या कहते हैं? निकोल प्रिज्म। इसमें 3 लेंस लगे होते हैं ऐसे। यहां से सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से यहां से लाइट है। तो जब लाइट आप दोगे तो इधर रिफ्लेक्शन होगी, चारों तरफ जाएगी ना लाइट, इधर भी जाएगा। इन सारे लाइट को हमने इसमें डाला, यहां से एक सिंगल लाइट निकलेगी। आपने सुना होगा जैसे लेजर, लेजर का नाम सुना है? एक ही सीधा लाइट निकलती है। उसी तरीके से सारे लाइट को ना एक साथ करके इसमें से एक निकलेगा सिंगल लाइट। उस सिंगल लाइट को कहते हैं पोलराइज लाइट। क्या कहते हैं? वो लाइट जब किसी कंपाउंड के ऊपर पड़ेगा, जैसे मान लो कंपाउंड रखा आपने और ये लाइट उस जगह टकराया और रिफ्लेक्ट हो गया, इसका मतलब है कि ये कंपाउंड मिरर की तरह काम कर रहा है। और अगर ये गया टकराने के बाद नहीं रिफ्लेक्ट हुआ तो मिरर नहीं है कि नहीं? इसका मतलब है कि अगर, तो इससे आप पता लगाएंगे कि कौन से कंपाउंड मिरर की तरह काम करता है, कौन सा नहीं करता है। जो मिरर की तरह काम करता है उसको कहते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव है, और जो नहीं करता है उसको कहते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ गए बात? तो हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो जिस कंपाउंड में कार्बन की चारों वैलेंसी, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप और एटम से कनेक्टेड है या सेटिस्फाई है, उस कार्बन को कायरल कार्बन कहते हैं। कायरल कार्बन। और ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी ये मिरर की तरह काम करे। अगर सेंट्रल यानी जो कार्बन है उसकी 2 या 2 से अधिक वैलेंसी सेम टाइप के एटम और ग्रुप से कनेक्टेड है, तो उसको कहता है अकायरल कार्बन, और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। दोबारा बताऊं? सब लिखवाएंगे सारा, पहले समझ लें। हाँ देखो, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की जो 4 वैलेंसी होती है, चारों वैलेंसी जो है अलग अलग ग्रुप और एटम से कनेक्टेड है, तो वैसे कार्बन को कायरल कार्बन कहते हैं। ठीक है? क्या कहते हैं? अगर उनकी वैलेंसी, कार्बन की 2 या 2 से अधिक वैलेंसी सेम का ग्रुप या एटम से कनेक्टेड है, तो वैसे कंपाउंड कार्बन को हम अकायरल कहते हैं। ठीक है? आप लिखो बोर्ड पे, फिर समझते हैं। कायरल कार्बन मैं लिख देता हूं बोर्ड पे, ये लिखना है पहले, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। केमिकल में जो आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ना आए तो पूछना है, ठीक है? ठीक है सर। सबसे पहले क्या लिखना है हमें? कायरल कार्बन। अब ये कार्बन है, तो पहले डेफिनेशन लिख लें। लिखो, द ऑल वैलेंसी ऑफ कार्बन, द ऑल वैलेंसी ऑफ कार्बन is satisfied by four different atom or group, 4 different atom or group is called chiral carbon। ऐसे ये देखो, यहाँ मुझे लगता है ऊपर बोल के आना पड़ेगा कि आवाज ना करे, डिस्टर्बेंस हो रही सर है। एक बार स्टार्टिंग का दोबारा बता दो। हाँ लिख देता, अभी लिख देता हूँ यहाँ पर।
the all valency of carbon is satisfied by 4 different atom or group is called chiral कार्बन. जैसे ये कार्बन है CH3, यहाँ OH, यहाँ Br और यहाँ Cl. तो देखो ये कार्बन है, ये चारों अलग अलग हैं, तो ये कायरल कार्बन है. ऐसे ही ये लिया हमने C2H5, CH3, H और Br. तो दिस इज कायरल कार्बन. मैं जो समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? Yes, दोबारा sir. बताऊं. आ गया सर. कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग होगा, अलग अलग ग्रुप से कनेक्टेड है, तो ऐसे कार्बन को कायरल कार्बन कहते हैं. और ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है. क्या होता है? यानी ये मिरर की तरह काम करता है. ठीक है, अब आइए ये लिख लो. पहले यहां लिखेंगे, अब दूसरा अकायरल कार्बन. तो यहां लिखेंगे 2 और more valency of carbon is satisfied by same group or atom is called a chiral कार्बन. जैसे एग्जाम्पल में यहां देखो ध्यान से, CH3, 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 देखो चारों सेम है. या CH3, CH3, H, H, या यहां देखो CH3, Cl, Cl, H, या CH3, C2H5, H और H. ये सारे क्या हैं? ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ये अकायरल है. नहीं समझ में आया? अब आगे लिखो, those compound which give opposite mirror image is called optically active compound. ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. अब यहां देखो ध्यान से, ये हमारे पास कंपाउंड है C, ये CH3, इधर Br, इधर CH और इधर Cl, इधर H. ये कायरल कार्बन है. इसको कहते हैं, ये स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन. यानी इस स्ट्रक्चर को किसने बनाया था? न्यूमैन ने. तो इस प्रोजेक्ट किया था ऐसे, इसलिए इसको कहते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन. इसी को अगर आप ऐसे लिखोगे, यहां देखो CH3, Cl, Br और H, तो इसको कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन.
दोनों में क्या फर्क है? इसमें जो कायरल कार्बन है वो दिख रहा है आपको, और इसमें कायरल कार्बन नहीं दिख रहा। ठीक है, अब मैंने यहां लगाया मिरर। क्या लगाया? मिरर। ऐसे लिखेंगे, इसको उठाओ, ध्यान देना है, इसको उठा के इस पे रखना है, ऐसे ऐसे उठाना है, ऐसे रखना है, सेम अलग है। ध्यान दो, हमने इसको ऐसे उठा लिया, अब इसको यहां पर रख दिया। ये सेम स्ट्रक्चर है कि अलग है? मतलब सेम है या नहीं है? इसमें भी क्लोरीन इधर है, जब इसको इधर रखोगे तो इधर चला जाएगा, नहीं जाएगा। इसको जब मैं यहां उठा के रखूंगा तो इधर क्लोरीन इधर ब्रोमीन होगा, कि नहीं होगा? इसका मतलब कि सेम नहीं है, तो अपोजिट बना। अगर अपोजिट मिरर इमेज बनेगा तो उसको ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं, क्योंकि ये मतलब ऑप्टिकल की तरह काम कर रहा है। समझ में आया? दोबारा बताऊं तो यहां लिखेंगे इट इज अपोजिट मिरर इमेज, सो इट इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। महरजोत समझ में आया कि नहीं? यस सर, आ गया। ठीक है, इसको ऐसे उठाना है, ऐसे, और यहां रखना है, चिपना है। ठीक है, तो इसको कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसको देखना है आपको यहां पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर ऑप्टिकली एक्टिव? ये क्वेश्चन है और ऑप्शन आपके सामने ये है, CH3, CH2, CH2, CH2Br। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास CH3, CH, CH3, CH2Br। तीसरा ऑप्शन CH3, CH3, CH3 और Br। और चौथा CH3, CH2, CH, Br, CH3। इनमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है? किसी भी कंपाउंड में एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग हो। सर ऑप्शन 4। यस, क्योंकि देखो यहां पर आप देखो, इस पे 3 हाइड्रोजन है, यहां पे 2 हाइड्रोजन है, ये 2 सेम है हाइड्रोजन, यहां भी 2 सेम है, इसलिए ये नहीं है। यहां हमने लिया 3 हाइड्रोजन, यहां पे देखो ये 2 सेम हो गया, ये और ये अलग हो गया, तो नहीं है। यहां 3 सेम हो गया, लेकिन यहां देखो ये तो 3 हाइड्रोजन नहीं है, ये 2 हाइड्रोजन नहीं है। अब यहां देखो इस कार्बन पे देखो, ये ब्रोमीन है, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, और ये हाइड्रोजन है। देखो दोबारा समझो, इस कार्बन पे एक तो ये इथाइल है, एक ये मिथाइल है,
ये ब्रोमीन है और ये H, तो 4 अलग हो गया, तो ये कायरल कार्बन है इसमें। तो आंसर कौन सा हमारा? 4th। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे इस पे एक और कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर्स ऑफ C4H9Br आर ऑप्टिकली एक्टिव। क्वेश्चन लिखो, इसी पे दूसरा क्वेश्चन बनेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर्स, which one of the following isomers of C4H9Br, तो आप आंसर लिखोगे सेक ब्रोमाइल ब्यूटाइल, लिखेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड या 2 ब्रोमो ब्यूटेन। आंसर क्या है? लिखिए 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ये आंसर लिखना है आपको। अब एक और कंपाउंड दे रहा हूं मैं, यहाँ ध्यान देना। CH3 CH Br COOH, ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? एक्टिव है। महरजोत एक्टिव है इनएक्टिव है? महरजोत आवाज आ रही है? ये ऑप्टिकली क्या है? एक्टिव है। कायल कार्बन कौन सा है यहाँ? ये, ठीक है। महरजोत आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है? बताओ। महरजोत सर होगी। है ऑप्टिकली एक्टिव है कि सर इनएक्टिव है? कंफर्म नहीं पता सर। एक्टिव है। ये कार्बन जो है इसकी 4 वैलेंसी है, चारों अलग है, एक हाइड्रोजन है, एक Br है, एक COOH, एक CH3। तो अगर मैं इसको बनाऊं ऐसे तो लिख सकते हैं, यहां पर देखिए COOH CH3, हमेशा जो हल्का होता है ना एटम उसको नीचे रखते हैं, और यहां ले लिया हमने Br। अब आप यहां डालोगे मिरर, COOH, यहां आ जाएगा Br, इधर CH3, इधर H। ठीक है, इसको कहते हैं अपोजिट मिरर इमेज। अपोजिट it is एक्टिव। नहीं, आप होता क्या है, जो बड़े ग्रुप होते हैं ना उसको ऊपर रखते हैं और छोटे वाले को नीचे, बाकी इधर कोई भी रख सकते हैं। वैसे तुम्हें कंपाउंड देख दिया होगा बुक में स्ट्रक्चर, उसको बताना है। ठीक है, ये तो आपको बना बनाया आएगा, आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, मिरर आपके हाथ में है,
ये आपके सामने मिरर है और आपने लाइट आई इनके चेहरे पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब मिरर को मैं जैसे घुमाऊंगा रिफ्लेक्टेड लाइट वैसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा? मैं इसको घुमा रहा हूं ऐसे क्लॉक बाय डायरेक्शन में। रिफ्लेक्टेड लाइट कैसे घूमेगा? क्लॉक बाय में घूमेगा। कैसे घूमेगा? हम इधर घुमाएंगे तो ऐसे थोड़ा घूमेगा। अगर हम मिरर को ऐसे घुमाएंगे तो लाइट ऐसे घूमेगा, वैसे ही घूमेगा। ठीक है, तो अगर रिफ्लेक्टेड लाइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो लैटिन भाषा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन को डेक्स्ट्रो कहते हैं। DEXTRO, डेक्स्ट्रो, रोटेटरी। यानी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। अगर रिफ्लेक्टेड लाइट एंटी क्लॉक में घूम रहा है तो उसको कहेंगे लीवो रोटेटरी। LEVEO, लीवो रोटेटरी, मतलब एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन में घूमना। लेकिन कई बार ऐसे भी घूम सकता है, और ऐसे जब घूमता है तो इसको कहते हैं पेंडुलम की तरह, तो उसको म्यूटा रोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूटा रोटेशन। तो लिखिए डेक्स्ट्रो रोटेटरी, DEXTRO, डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, रोटेट करना, सब्सटेंस। तो लिखिए दोज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, दोज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड which rotate in clockwise direction, which rotate in clockwise direction is called dextrorotatory substance। दोबारा बोलूं? महजोत लिख लिया? यस सर, लिख ली। दोबारा बोलूं? नहीं सर। ठीक है, उसको क्या कहता हूं? डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंस। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल d, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल d। तो लिख सकते हैं डेक्स्ट्रो मीन्स राइट होता है। लिखो डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो इज लैटिन वर्ड, डेक्स्ट्रो इज लैटिन वर्ड मीन्स राइट। ठीक है, अब लिखो लीवो रोटेटरी। अगला लिखना है लीवो रोटेटरी, LEVEO, लीवो रोटेटरी। those optically active substance, those optically active substance which rotate in anti-clockwise direction, anti-clockwise direction is called levorotatory substance, levorotatory substance। It is denoted by small l। महरजोत लिख लिया? यस सर। ओके, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल l। लीवो मीन्स लेफ्ट होता है, लैटिन वर्ड में लिख सकते हो लीवो मीन्स लेफ्ट, लीवो इज लैटिन वर्ड। समझ गए? अब आइए देखते हैं कि आप कैसे पता लगाओगे कि ये कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लीवो रोटेटरी है। तो ध्यान देना है बोर्ड पे, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। यहां हमने कंपाउंड लिया, ध्यान देना आपको, यहां आपने ले लिया COOH,
इधर आपने ले लिया Br, इधर Cl और इधर H, चलेगा? आपको क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है, इनमें सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? ऑब्वियसली ब्रोमीन का। इसमें ध्यान से अगर देखें तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर है 35, क्लोरीन का 17, कार्बन का 6 और हाइड्रोजन का 1। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसको प्रायोरिटी 1 दी जाती है। क्या दिया जाता है? 1। तो किसको 1 मानूं मैं? ब्रोमीन को मैंने 1 मान लिया। अब दूसरा किसको मानोगे आप? क्लोरीन को दूसरा मान लिया। फिर तीसरा किसको मानोगे? तो कार्बन को तीसरा मान लिया, हाइड्रोजन को चौथा मान लिया। सबसे हल्की कौन सी है? हाइड्रोजन। इसको इग्नोर कर देंगे हम। तो चलिए कर दिया इग्नोर, और हमारे पास क्या बना? ये बन गया 1, ये बन गया 2, ये बन गया 3। हमेशा रोटेशन 1 से 2, 2 से 3 की तरफ होता है। तो क्या करेंगे हम? इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर और इधर से इधर। किस डायरेक्शन में घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसको कहेंगे ये एल फॉर्म है, लीवो रोटेटरी। क्या है ये? लीवो रोटेटरी सब्सटेंस है। मैं जो समझ में आया दोबारा बताऊं? सर एक बार दोबारा बता दो। देखो, हमने एक कंपाउंड लिया, आपको गिवन है, आपको बताना है कि डेक्स्ट्रो है या लीवो है। आपको क्या करना है, इसमें जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है उसको 1 मानना है। मैंने 1 मान लिया। उससे कम वाले को 2 मानना है, उससे कम वाले को 3, और जिसके एटॉमिक नंबर सबसे कम है उसको मानेंगे 4। मान लिया। अब इसमें जो सबसे हल्का है उसको इग्नोर कर देते हैं। तो हल्का क्या है? हाइड्रोजन। तो हमने हाइड्रोजन को हटा दिया, तो ये लिख दिया। अब रोटेशन कैसे होगा? 1 से 2, 2 से 3 की तरफ, और ये हो रहा है एंटी क्लॉक में, इसलिए इसको लीवो कहते हैं। नहीं आया समझ में? ओके सर, हाँ आ गया सर। ओके, और एग्जांपल देते हैं, आप बताओगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तुम दोनों को समझ में आ गया? अब आप कहो तो थोड़ा डीप करा दें। बोलो, मतलब थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं, जिसमें एक से अधिक। अब डेक्स्ट्रो लियो के ना, आज के जमाने में आर और एस कहते हैं। जैसे डेक्स्ट्रो था क्लॉक बाय डायरेक्शन, आज के टाइम में उसको कहते हैं रेक्टस। रेक्टस वर्ड ना 2 साइंटिस्टों के नाम को मिला के बना, और सिनिस्टर 3 साइंटिस्टों के नाम को मिला के बना। सिनिस्टर मतलब होता है अपोजिट। ठीक है, पानी चाहिए तो बिस्लरी के लगा हुआ उसमें। अच्छा, ठंडा पानी पी को हो रहा है? अच्छा, ठंडा हो रहा है। ओके, तो यहाँ देखो क्या लिखा हमने। अभी मैंने कुछ बताया। हाँ, आर मतलब होता है रेक्टस और एस मतलब होता है सिनिस्टर। ध्यान देना यहाँ से, यहाँ देखो ध्यान से। हमारे पास एक कंपाउंड है CH3, CH Br और CH Br और COOH। ये कंपाउंड है, इसमें एक से अधिक कायरल कार्बन है, एक से अधिक। अब यहां देखेंगे, देखो ध्यान से, 2 लिया हमने, यहां ले लिया COOH, इधर ले लेंगे अगर Br तो इधर लेंगे H, इधर लेंगे अगर Br इधर लेंगे H, और इधर लेंगे CH3। समझ में आया? देखो COOH, CHBr, CHBr, फिर यहाँ पे CHBr, CHBr और नीचे CH3। वही तो देख रहे हैं हम। देखो यहाँ, सोचो यहाँ, समझो यहाँ, जो मैंने कंपाउंड लिखा उसको समझो। कौन कौन से कार्बन ऐसे हैं जिसकी 4 वैलेंसी अलग है?
इसकी है नहीं है, क्योंकि इस पे 2 ऑक्सीजन है, इस पे कार्बन की 4 वैलेंसी है ना, तो 4 में से एक हाइड्रोजन है, एक ब्रोमीन है, एक COOH है और एक ये पूरा है। ठीक है, ऐसे ही आप ये ले लो, एक ब्रोमीन, एक H, एक मिथाइल और एक पूरा ग्रुप। यहां देखो तीनों हाइड्रोजन सेम है, इसलिए कितने कायरल सेंटर है इसमें? एक तो एक कायरल सेंटर है और एक कायरल सेंटर है। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, मैंने ऐसे बना दिया। नंबरिंग कैसे करेंगे आप? अगर आपका नाम लिखना हो इस कंपाउंड का, तो हम गिनती किधर से करेंगे? काउंटिंग ऊपर से करेंगे, 1 2 3 4। तो हम इधर से ही बताएंगे कि ये R है या S है, ये R है S है। आप लिख लो, R मीन्स होता है, लिख लो नीचे लिखो उसमें, नाउ अ डे dextrorotatory is known as rectus. It is denoted by capital R. लिख लिया? और levorotatory is known as sinister. SYNYSTER, sinister. समझ गए? इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल S। किसे नोट करेंगे? अब यहां देखना ध्यान से, ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे गिनते हैं ना। यहां देखो क्या देखना है, इस कार्बन पे सबसे हैवी एटम कौन सा है? तो ब्रोमीन 35, इसको हमने 1 माना, यानी ऐसे लिखोगे आप, दिस इज 1। समझ में? और उसके बाद ये कार्बन है, ये कार्बन, दोनों सेम है, क्योंकि यहां भी तो कार्बन है और ये भी कार्बन है, दोनों कार्बन सेम है। आप बताओ इन दोनों में से किसको पहले प्रायोरिटी दोगे? तो यहां ध्यान से सुनना है, अगर इससे डायरेक्टली कनेक्टेड दोनों सेम एटम हो, मतलब सेंट्रल या कायरल कार्बन से कनेक्टेड जो एटम है वो 2 सेम हो, तो देखते हैं कि उससे कौन कौन से एटम अटैच है। जैसे मान लो इससे इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि किसको आप 2 और किसी को 3 मानो। तब देखोगे कि इस कार्बन से कितने कनेक्टेड है। अब इस कार्बन से 1 2 3 कनेक्टेड है, इनका एटॉमिक नंबर को ऐड करो, इसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 35 और इसका 6, तो 41 और एक 42। लेकिन इस कार्बन से जो कनेक्टेड है वो कितने ऑक्सीजन है? 2। तो आपको यहां समझाता हूं, देखो, अगर ऑक्सीजन ऐसे लगा हो, ऐसे, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो इसको 3 ऑक्सीजन काउंट किया जाता है, 2 डबल बॉन्ड वाले को और एक सिंगल बॉन्ड वाले को। समझ गए? तो ध्यान दो, इसमें 3 ऑक्सीजन है डायरेक्टली जो कनेक्टेड है कार्बन से, 2 और एक 3, तो ऑक्सीजन ही कितना होता है? 8। तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा? 24। फिर भी इनसे ये ज्यादा है, इसका मतलब है कि इसको अगर आपने 1 मान लिया तो इसको आप 2 मानोगे, और इसको आप 3 मानोगे, और इसको आप 4 मानोगे। समझ गए? तो इसको लिख दूं मैं 2, इसको 3, इसको 4। समझ में आया? दोबारा बताऊं? नहीं है समझ में? नहीं है।
हमने ब्रोमीन को 1 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, यहां देखिए समझाता हूं, आप एक चीज इधर समझना आपको। सी डबल बॉन्ड ओ OH ऐसे, नीचे CH3, इधर Br, ये C है, इधर भी C है, ये Br है, इधर H है और इधर H है, यही है ना, ये है। अब यहां देखो ध्यान से, इस कार्बन से 2 कार्बन कनेक्टेड है, ये एक कार्बन एक कार्बन। आप ये बताओ कि किसको आप मानोगे 2 और किसको 3? तो जब हम ये डिसाइड ना कर पाए कि किसको 2 किसको 3 मानेंगे, तो उस केस में हम देखते हैं कि जिस कार्बन के बारे में आप पूछ रहे हैं उससे कितने एटम कनेक्टेड हैं, उनके एटॉमिक नंबर को ऐड कर देते हैं। तो इसके देखो, आप एक काम करो, सीधा लो इन पूरे का एटॉमिक नंबर और इन पूरे का एटॉमिक नंबर, देखो किसका ज्यादा है। यहां देखना आपको, जब ना समझ में आए तब देखो, इसका पूरे का एटॉमिक नंबर लो और इन पूरे का एटॉमिक नंबर लो, किसका ज्यादा है। तो इसलिए हम इसको क्या मानेंगे, नीचे वाले को 2 मानेंगे और ऊपर वाले को क्या मानेंगे, 3 मानेंगे, और ये मान लिया 4। समझ में आया? दोबारा बताऊं, महरजोत समझ में आया कि नहीं? सर एक बार दोबारा बता दो। दोबारा बता देता हूं। अब यहां देखो, जैसे ये कार्बन है, इससे जो एटम कनेक्टेड है उसको देखते हैं, इससे क्या क्या कनेक्टेड है। तो देखिए, एक तो ये कनेक्टेड है, एक ये कनेक्टेड है, एक ये पूरा कनेक्टेड है और एक ये पूरा कनेक्टेड। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इससे डायरेक्टली जो कनेक्टेड है उसका एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है। तो इसका ज्यादा है, तो मैंने इसको 1 मान लिया। अब आप इन दोनों में डिसाइड करोगे किसकी है। तो इसमें इसके अंदर क्या जोड़ोगे आप, इस कार्बन से ब्रोमीन, कार्बन और हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो इसका होता है 35, 6, 41 और 1, 42। इसका अगर देखोगे तो इसको 2 काउंट करते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो 2 ऑक्सीजन, एक 3 ऑक्सीजन, तो 3 का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 24। तो इसलिए हम इसको मानेंगे कितना, ये 24 है, ये 42 है, तो 42 बड़ा होगा 24 से, इसलिए हमने इसको 2 माना और इसको 3 माना। समझ में आया कि नहीं आया? सेम इसके साथ देखो, इसके साथ क्या करोगे आप, ये यहां तो 1 आ गया सीधा, अच्छा इधर 4 आ गया सीधा, तो अब नेचुरली बात है कि ये आएगा 3, ये आएगा 2, क्योंकि देखो ना ये CH3 और ये पूरा ग्रुप, ठीक है। अब क्या करोगे, इसमें से इग्नोर करो जो सबसे हल्का है, हाइड्रोजन को इग्नोर करते हैं हम, यहां ले लिया हमने, ये ले लिया, ये आ गया 1, ये 1, ये 2, यहां भी 2, ये है 3 और ये है 3। अब रोटेशन कैसे होगा, 1 से 2, 2 से 3, तो यहां से ये, यहां से ये और यहां से ये, फिर इसका यहां से ये, यहां से ये और यहां से ये। तो ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला क्लॉक वाई है, यानी इसको लिखोगे R और S, S हो गया, तो ये रेक्टस हो गया और ये सिनिस्टर हो गया। अब इसके टोटल कितना आइसोमर्स बनेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है 2 की पावर n, एन काइरल कार्बन सेंटर है। हाँ अभी तो 12th का चल रहा है, थोड़ा देर, ठीक है। तो यहां देखिए, यहां पे क्या चल रहा है, आप देखो ये क्या है हमारा, कितने बनेंगे इसके आइसोमर्स, तो ये 2 के पावर n, n क्या है, काइरल सेंटर, इसमें कितने काइरल सेंटर है, 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ गए? तो इसके बनेंगे 4, कौन कौन से 4 बनेंगे, तो यहां देखिए, एक तो आपने R और S बनाया, एक बनेगा SR, एक बनेगा RR और एक बनेगा SS। समझ गए? ऐसे देखो, ध्यान दो, हमने ऐसे कंपाउंड स्ट्रक्चर लिखा है, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ब्रोमीन इधर आ जाए,
तो चेंज हो जाएगा। ऐसा हो सकता है दोनों ब्रोमीन इधर आ जाए, ऐसा हो सकता है कि ये इधर आ जाए उधर चला जाए, ऐसे। हाँ, मतलब इसके 4 स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा डीप हो गया, ठीक है, लेकिन पेपर में बैठोगे बेटा जेई और नीट की तो आएगा ऐसे ही। ठीक है, ये बोर्ड में तो नहीं आएगा लेकिन जेई नीट में यही आएगा। हाँ जी, नहीं बोर्ड में भी आएगा। इसके पहले में जो डेक्स्ट्रो लीवर बताया वो बोर्ड का टॉपिक है, और ये जो टॉपिक बताया ये जेई और नीट की है। ठीक है ना, इसलिए मैं बता रहा हूं कि देखो दोनों में क्या अंतर है। अब मान लो आपको सिंपल सिंपल कराता जाऊं, अब हैप्पी हैप्पी फील करो, अब बाद में एग्जाम में बैठो तो कुछ आता ही ना हो, फिर बाद में पढ़ने का मन भी नहीं करेगा, तो कैरियर तो गया ही। तो इसलिए आपको डिफरेंशिएट बता रहा हूं कि भाई ये चीजें सीबीएसई में आती है और ये जेई में आती है, ये नीट में आती है, ये अंतर है। यही चीज आप ब्रांड में जाओगे तो नहीं बताता कोई, वो तो सीधा बताते चले जाएंगे, बस समझ आए आपको नहीं आए। अब तक तो मैं आकाश में ये पूरा टॉपिक पता ना आधा चैप्टर खत्म कर दिया होता, पूरा खत्म। वहां में थोड़ा मतलब होता कि समझ में आया नहीं आया। मैंने आपको बताया कि मिरर की तरह कैसे काम करता है, जैसे सनलाइट या कोई भी लाइट आता है किसी मिरर पे पड़ता है, अब पढ़ने के बाद रिफ्लेक्ट होता है, तो जो रिफ्लेक्ट होता है उसको कहते हैं हम, अब वो रिफ्लेक्टेड लाइट कैसे घूम रही है उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट। अब कह रहे कि इसके अंदर बताया कि कायरल कार्बन क्या होता है, तो आपको पता चल गया कि कायरल कार्बन वो होता है जिसमें कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप या एटम से सेटिस्फाई होता है। फिर आपने क्या कहा, अकायरल कार्बन क्या होता है, तो आपको पता चल गया कि भाई जिसकी 2 या 2 से अधिक वैलेंसी सेम एटम या ग्रुप से सेटिस्फाई है उसको हम अकायरल कार्बन कहते हैं। ठीक है, अच्छा तीसरा हमने देखा कि कायरल समझ में आ गया। ऑप्टिकली एक्टिव क्या हो गया, अब डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या है, तो जो ऑप्टिकली एक्टिव घड़ी के की तरह घूमता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको कहते हैं हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो घड़ी के उल्टी दिशा में घूमता है उसको कहते हैं लीवो रोटेटरी। ठीक है, आज के जमाने में डेक्स्ट्रो को रेक्टस कहते हैं और लीवो को सिनिस्टर कहते हैं। रेक्टस जो है वो 2 साइंटिस्टों के नाम के मिलने से बना है और सिनिस्टर 3 साइंटिस्टों के नाम से बना है। ठीक है, मॉडर्न जमाने में। अब ये जो ऑप्टिकली एक्टिव चीजें हैं जो मिरर की तरह काम करता है, वो उसमें कायरल कार्बन सेंटर एक किसी कंपाउंड में एक से अधिक हो सकता है, 2। जैसे ग्लूकोज का नाम सुना होगा आपने, ग्लूकोज में 4 कार्बन ऐसे हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव है, इसलिए ग्लूकोज के 4 के मतलब एन की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो 2 की पावर एन 4 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो 16 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनेगा ग्लूकोज की। समझ गए। अब आता है, देखिए यहां तक समझ में आया। अब आता है रिटेंशन और इन्वर्जन। रिटेंशन क्या है, जैसे कोई डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड है, मतलब हमारा रिएक्टेंट जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। ठीक है, महरजोत आवाज आ रही है, महरजोत? यस सर, हाँ, यस सर, यस सर। हमारा रिएक्टेंट है वो ऑप्टिकली एक्टिव है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, और हमने अब उसका रिएक्शन करा दिया और उससे प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट भी वही बना डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ऑप्टिकली एक्टिव और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। इसका मतलब है कि जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है उस कंपाउंड की रिएक्टेंट में वही प्रोडक्ट में रहा, तो उसने अपने ऑप्टिकल एक्टिविटी को रिटेन करके रखा हुआ है, चेंज नहीं होने दिया। अगर लीवो रोटेटरी रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या है लीवो रोटेटरी, अब प्रोडक्ट भी बनता है लीवो रोटेटरी, इसको भी रिटेंशन कहेंगे आप। लेकिन रिएक्टेंट है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अब प्रोडक्ट बन गया लीवो रोटेटरी, या रिएक्टेंट है लीवो रोटेटरी और प्रोडक्ट क्या है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो चेंज हो रहा है
इसको इन्वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? नहीं समझ में आया? रिटेंशन इन्वर्जन समझ में आ गया? अगर अपने ऑप्टिकल एक्टिविटी को होल्ड करके रखता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी, तो वो क्या है? रिटेंशन है। और चेंज हो जाता है तो उसको हम इन्वर्जन कहते हैं। समझ गए? तो लिखिए रिटेंशन, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिखो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी रिएक्टेंट give dextrorotatory reactant give dextrorotatory product. Dextrorotatory reactant give dextrorotatory product and vice versa. समझ गए ना बात? It's called रिटेंशन। या नीचे लिख सकते हो और करके, लिखो ऑप्टिकली एक्टिव रिएक्टेंट, ऑप्टिकली एक्टिव रिएक्टेंट होल्ड ऑन ऑप्टिकल एक्टिविटी, hold on optical activity after formation of product, after formation of product is called retention। समझ गए? अब लिखिए इन्वर्जन, इन्वर्जन अगर टॉपिक नहीं क्लियर होगा तो दोबारा बता देंगे, ठीक है? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी अपना ईमेल आईडी भेज देना मेरे को, मैं रिकॉर्ड जो हो रहा है ना, ये रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है? देखिए तो क्या लिखा आपने? इन्वर्जन, डेक्स्ट्रोरोटेटरी रिएक्टेंट, डेक्स्ट्रोरोटेटरी रिएक्टेंट give levorotatory product, levorotatory product and या लिख लिया and vice versa, and vice versa is called inversion। ठीक है? अब आता है एक रेसमिक मिक्सचर, तो लिखिए रेसमिक मिक्सचर, RECE, हाँ RECE, ये सर। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? हाँ कहीं बैठ जाए, कोई बात नहीं, हाँ बैठ जाए। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? रेसमिक मिक्सचर का मतलब होता है कि हमने 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी लिया और 50% लीवर रोटेटरी लिया और दोनों को मिक्स कर दिया, तो दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव था, लेकिन मिक्स होने के बाद दोनों की ऑप्टिकल एक्टिविटी कैंसिल हो जाएगा। तो जो मिक्सचर बनेगा वो क्या बनेगा? रेसमिक मिक्सचर। यानी रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि दोनों की ऑप्टिकल एक्टिविटी कैंसिल आउट हो गया। समझिए? तो इसलिए, और इस रेसमिक मिक्सचर बनाने के प्रोसेस को रेसमाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसमाइजेशन। तो लिखिए द इक्वल अमाउंट ऑफ
dextrorotatory substance, the equal amount of dextrorotatory substance and levorotatory substance mix to each other to form mixture is called racemic mixture. And the process to prepare racemic mixture is called racemization. Racemization. RECEMISATION. Racemization. ठीक है. अब इसके आगे मतलब दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनाए आपने, एक तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, एक लीवो. 1 लीटर इसका लिया, 1 लीटर इसका लिया, दोनों को मिक्स कर दिया तो 2 लीटर बना. तो जो 2 लीटर मिक्सचर बनेगा वो रैसमिक मिक्सचर बनेगा और उसकी जो प्रॉपर्टी है यानी जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी था वो खत्म हो जाएगा. हाँ, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा. समझ गए बात? तो आप देखते हैं जब मैग्नेटिक, 2 मैग्नेटिक चीज लेते हैं, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, जब मिलाते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है. ठीक होता है ना? तो ऐसे ही भी. तो दिस इज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा. सबसे पहले कायरल कार्बन क्या है. हाँ, निकोल प्रिज्म क्या है. मैंने बताया था कि एक प्रिज्म ट्यूब होता है जिसमें 3 लेंसेस लगे होते हैं. हम एक नॉर्मल लाइट को उसके अंदर डालते हैं और जब उसमें से लाइट बाहर निकलती है तो वो लेजर लाइट की तरह निकलता है, जिसको हम पोलराइज लाइट कहते हैं. और वो पोलराइज लाइट अगर किसी कंपाउंड के ऊपर स्ट्राइक करता है और रिफ्लेक्ट होता है तो हम उस कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं. अगर स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट नहीं होता है तो हम उस कंपाउंड को ऑप्टिकली इनएक्टिव कहते हैं. ठीक है. अब कैसे पहचान करोगे, तो मैंने बताया कि अगर किसी कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप और एटम से सेटिस्फाई है तो उसको हम कायरल कार्बन कहते हैं और वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है. मींस द ऑल वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड बाय डिफरेंट ग्रुप और एटम इज कॉल्ड chiral carbon and the chiral carbon compound are optically active compound. समझ गए? chiral क्या बताया मैंने कि the 2 or more than 2 valency of carbon is satisfied by same group or atom is called achiral. Dextro बताया, the optically active compound which rotate in clockwise direction is known as dextrorotatory. Dextro word is taken from Latin word means right rotation. ठीक है. और लीवो word is also taken from Latin word means left rotation. But nowadays dextro is rectus and levo is sinister. समझ गए? Retention, if the optically active compound which retain the optical configuration after convert into product is known as retention, and it cannot hold own optical property after convert into product is known as inversion. ठीक है. And the two different substance, one is optically active dextrorotatory and other is optically active levorotatory, which mix to each other in equal proportion to form the racemic mixture, and the process to form racemic mixture is known as रैसमाइजेशन. क्लियर? तो अगले टॉपिक का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अगला क्या हमारा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो अगला क्या हमारा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफाइल किसको कहते हैं?
यानी दो सब्सटेंस विच कंटेन नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी दो सब्सटेंस आर इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड इज नोन एज न्यूक्लियोफाइल। आज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है हम उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो जैसे मान लो कि मेल जो है इलेक्ट्रोफाइल है और फीमेल क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर किसी जॉब में से मान लो कि कोई एक लड़की कहीं जॉब कर रही है, ठीक है, और उससे सुपीरियर कोई दूसरी लड़की मिली तो उसको हटा के उसको लगा सकते हैं। यानी एक लड़की ने ही एक दूसरे लड़की को डिस्प्लेस कर दिया उसके अपने जॉब से। क्यों? क्योंकि जो रिप्लेस कर रहा है वो ज्यादा पावरफुल और रिएक्टिव है जो रिप्लेस हो रहा है। तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और हम अल्काइल हैलाइड में क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें दो चीजें पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकंड, यानी SN1 एंड SN2। समझ गए बात? तो ये अगली क्लास में ये इस सब्स्टिट्यूशन, इसमें क्या क्या पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टी में, ऑप्टिकल आइसोमर्स हमने पढ़ लिया। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन जिसको डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कहते हैं, और तीसरा पढ़ेंगे रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल। ठीक है, तो मोस्टली दो क्लास में चैप्टर नहीं, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा।